हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं। वो है K2। समुद्र तल से 8,611 मीटर 28,251 फीट ऊपर K2, 8,849 मीटर 29,032 फीट पर माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह कराकोरम रेंज में स्थित है, आंशिक रूप से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में और आंशिक रूप से जिंजियांग के टैक्सकोरगन ताजिक स्वायत्त काउंटी में चीन प्रशासित ट्रांसकाराकोरम ट्रैक्ट में स्थित है। K2 को सैवेज माउंटेन के रूप में जाना जाने लगा जब 1953 के अमेरिकी अभियान के एक पर्वतारोही जॉर्ज बेल ने कहा, यह एक बर्बर पर्वत है जो आपको मारने की कोशिश करता है। दुनिया के 5 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से K2 लंबे समय से सबसे घातक रहा है। 2021 से पहले शिखर पर पहुंचने वाले हर 4 लोगों में से लगभग एक व्यक्ति की मृत्यु पहाड़ पर हुई थी। सफल प्रयासों में वृद्धि के बाद अगस्त 2023 तक अनुमानित 800 लोगों ने K2 पर चढ़ाई की है, जिसमें चढ़ाई के प्रयास के दौरान 96 मौतें हुई हैं। इसे कभी कभी माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 के अन्य उपनाम हैं द किंग ऑफ माउंटेन्स और द माउंटेनियर्स माउंटेन, साथ ही द माउंटेन ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि प्रमुख इतालवी पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने K2 के बारे में अपनी पुस्तक का शीर्षक भी इसी नाम से रखा था। हालांकि एवरेस्ट का शिखर अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन K2 पर चढ़ाई करना अधिक कठिन और खतरनाक है। इसका एक कारण इसका अधिक उत्तरी स्थान है, जहां खराब मौसम अधिक आम है। इस शिखर पर पहली बार इतालवी पर्वतारोही लिनो लेसेडेली और अचिल कॉम्पैग्नोनी 1954 में अर्दितो देसियो के नेतृत्व में एक इतालवी अभियान पर पहुंचे थे। अधिकांश चढ़ाई जुलाई और अगस्त के दौरान की जाती है, जो आमतौर पर वर्ष का सबसे गर्म समय होता है। जनवरी 2021 में K2, निर्मल पुरजा और मिंगमा ग्याल्जे शेरपा के नेतृत्व में नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम द्वारा सर्दियों में चढ़ाई जाने वाली अंतिम 8,000 की चोटी बन गई। K2 का पूर्वी भाग अभी भी बिना चढ़ाई वाला है। नाम K2 नाम ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए संकेतन से लिया गया है। थॉमस मोंटगोमेरी ने दक्षिण में लगभग 210 किलोमीटर 130 मील दूर माउंट हरमुख से कराकोरम का पहला सर्वेक्षण किया और 2 सबसे प्रमुख चोटियों का रेखाचित्र बनाया। उन्हें K1 और K2 नाम दिया, जहां K का अर्थ कराकोरम है। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे की नीति जहां भी संभव हो पहाड़ों के लिए स्थानीय नामों का उपयोग करना था और K1 को स्थानीय रूप से माशरब्रम के रूप में जाना जाता था। हालांकि K2 ने स्थानीय नाम प्राप्त नहीं किया, संभवतः इसकी दूरस्थता के कारण। पहाड़ अस्कोले से दिखाई नहीं देता है, जो पहाड़ के रास्ते में सबसे ऊंची बस्तियों में से एक है, न ही उत्तर में निकटतम बस्ती से। K2 को केवल बाल्टोरो ग्लेशियर के अंत से क्षण भर के लिए देखा जा सकता है, जिसके आगे बहुत कम स्थानीय लोग गए होंगे। चोगोरी नाम 2 बाल्टी शब्दों छोगो बड़ा और री पहाड़ से लिया गया है, जिसे स्थानीय नाम के रूप में सुझाया गया है, लेकिन इसके व्यापक उपयोग के सबूत कम हैं। यह पश्चिमी खोजकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया एक मिश्रित नाम हो सकता है, या बस इस सवाल का एक हैरान कर देने वाला जवाब कि इसे क्या कहते हैं। हालांकि यह कोगीर, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, पिनियन, क्युआओगेलीफेंग नाम का आधार बनता है, जिसके द्वारा चीनी अधिकारी आधिकारिक तौर पर शिखर को संदर्भित करते हैं। अन्य स्थानीय नामों का सुझाव दिया गया है, जिसमें लंबा पहाड़, उर्दू में लंबा पर्वत और दपसांग शामिल हैं, लेकिन इनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। पहाड़ का कोई स्थानीय नाम न होने के कारण इस क्षेत्र के शुरुआती खोजकर्ता हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के सम्मान में माउंट गॉडविन ऑस्टिन नाम का सुझाव दिया गया था, जबकि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने नाम को अस्वीकार कर दिया था। इसे कई मानचित्रों पर इस्तेमाल किया गया था और कभी-कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षक का चिन्ह K2 वह नाम है जिसके द्वारा पर्वत को आम तौर पर जाना जाता है।
अब इसे बाल्टी भाषा में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे केचू या केतु, बाल्टी, उर्दू के रूप में अनुवादित किया जाता है। इतालवी पर्वतारोही फॉस्को मरेनी ने गशेरब्रम 4 की चढ़ाई के अपने विवरण में तर्क दिया कि K2 का नाम संयोग से पड़ा है, लेकिन इसकी कटी हुई, अवैयक्तिक प्रकृति ऐसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वत के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह नाम की केवल हड्डियां, सब चट्टान और बर्फ और तूफान और रसातल। यह मानवीय लगने का कोई प्रयास नहीं करता। यह परमाणु और तारे हैं। इसमें पहले मनुष्य से पहले की दुनिया की नग्नता है या अंतिम के बाद राख हो चुके ग्रह की। आंद्रे वेल ने गणित में के 3 सतहों का नाम आंशिक रूप से पर्वत K2 की सुंदरता के नाम पर रखा। भौगोलिक सेटिंग। K2 उत्तर पश्चिमी कराकोरम रेंज में स्थित है। यह पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के बाल्टिस्तान क्षेत्र और चीन के जिंजियांग के टैक्सकोरगन ताजिक स्वायत्त काउंटी में स्थित है। तारिम तलचटी बेसिन उत्तर में रेंज की सीमा और दक्षिण में लघु हिमालय की सीमा बनाती है। ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी, जैसे कि K2 के दक्षिण और पूर्व में, घाटियों में कृषि को पोषण देता है और क्षेत्रीय मीठे पानी की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। K2 को स्थलाकृतिक प्रमुखता द्वारा 22वें स्थान पर रखा गया है, जो एक पर्वत के स्वतंत्र कद का एक माप है। यह माउंट एवरेस्ट के समान ही उत्थान के विस्तारित क्षेत्र, काराकोरम, तिब्बती पठार और हिमालय सहित का एक हिस्सा है, और K2 से एवरेस्ट तक एक मार्ग का अनुसरण करना संभव है, जो मस्तंग लो में नेपाल चीन सीमा पर कोराला में 4594 मीटर 15,072 फीट से कम नहीं है। K2 से बहुत कम ऊंचाई वाली कई अन्य चोटियां इस अर्थ में अधिक स्वतंत्र हैं। हालांकि यह कराकोरम रेंज के भीतर सबसे प्रमुख चोटी है। K2 अपनी स्थानीय राहत के साथ साथ अपनी कुल ऊंचाई के लिए भी उल्लेखनीय है। यह अपने आधार पर ग्लेशियल घाटी के अधिकांश तल से 3000 मीटर 9840 फीट से अधिक ऊपर है। यह एक निरंतर खड़ी पिरामिड है, जो लगभग सभी दिशाओं में तेजी से गिरती है। उत्तरी भाग सबसे खड़ी है, वहां यह K2 कोगीर ग्लेशियर से केवल 3000 मीटर 9800 फीट की क्षैतिज दूरी पर 3200 मीटर 10500 फीट से अधिक ऊपर उठती है। अधिकांश दिशाओं में यह 4000 मीटर 13000 फीट से भी कम ऊंचाई पर 2800 मीटर 9200 फीट से अधिक ऊर्ध्वाधर राहत प्राप्त करता है। जॉर्ज वालस्टीन के नेतृत्व में 1986 के एक अभियान ने एक गलत माप किया, जिसमें दिखाया गया कि K2 माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और इसलिए यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। 1987 में एक सही माप किया गया था, लेकिन तब तक यह दावा कि K2 दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पहले ही कई समाचार रिपोर्टों और संदर्भ कार्यों में आ चुका था। ऊंचाई। नक्शे और विश्वकोशों पर K2 की ऊंचाई 8611 मीटर 28251 फीट दी गई है। 2014 की गर्मियों में K2 के लिए एक पाकिस्तानी इतालवी अभियान, जिसका नाम K2 60 साल बाद रखा गया था, K2 की पहली चढ़ाई की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अभियान का एक लक्ष्य उपग्रह नेविगेशन का उपयोग करके पहाड़ की ऊंचाई को सटीक रूप से मापना था। इस अभियान के दौरान मापी गई K2 की ऊंचाई 8609.02 मीटर 28244.8 फीट थी। भूविज्ञान, जियोलॉजी। K2 और ब्रॉड पीक के पहाड़ और सर्पो लागो ग्लेशियर की निचली पहुंच के पश्चिम की ओर का क्षेत्र कायांतरित चट्टानों से बना है, जिसे K2 नीस के रूप में जाना जाता है, और यह काराकोरम मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। K2 नीस में ऑर्थोग्नीस और बायोटाइट समृद्ध पैराग्नीस का मिश्रण होता है। K2 के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी चेहरे पर ऑर्थोग्नीस में एक मजबूत पत्तीदार प्लेजियोक्लेजहॉर्नब्लेंड नीस और एक बायोटाइट हॉर्नब्लेंड के फेल्डस्पार ऑर्थोग्नीस का मिश्रण होता है, जिसे गार्नेट मिका ल्यूकोग्रानिटिक डाइक द्वारा घुसपैठ किया गया है।
स्थानों पर पैराग्नीस में क्लिनोपायरोक्सिनहॉर्न ब्लेंड असर वाले साइमाइट्स, गार्नेट, ग्रोसुलर K2 पर मारे गए पर्वतारोहियों के स्मारक के पास, दक्षिण स्पर पर बेस कैंप के ऊपर क्वार्टजाइट्स और अभ्रकशिस्ट के साथ पतले अशुद्ध संगमरमर, जिन्हें गिल्की पुचोज अनुक्रम कहा जाता है, ऑर्थोग्नीस के भीतर जुड़े हुए हैं। ब्रॉड पीक के पश्चिमी चेहरे और K2 के दक्षिणी स्पर पर लैम्प्रोफायर डाइक, जिसमें क्लिनोपायरोक्सिन और बायोटाइट पोर्फिरिटिक वोगेसाइट और मिनट्स शामिल हैं, ने K2 गनीस में घुसपैठ की है। K2 गनीस को आसपास के कराकोरम मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स के आसपास के तलछटी और मेटासेडिमेंट्री चट्टानों से सामान्य दोषों द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक दोष K2 के पूर्वी चेहरे के K2 गनीस को चूना पत्थर और स्लेट से अलग करता है, जिसमें पास के स्काइंग कॉन्गरी शामिल हैं। 115 से 120 मिलियन वर्ष पहले की 40 AR-39 AR आयु और K2 नीस के भूरासायनिक विश्लेषणों से पता चलता है कि यह एक पुराना, रूपांतरित, टक्कर से पहले का क्रेटेशियस ग्रेनाइट है। K2 नीस के ग्रेनाइटिक अग्रदूत, प्रोटोलिथ, की उत्पत्ति उस समय एशिया के महाद्वीपीय मार्जिन के साथ उत्तर की ओर झुके हुए सबडक्शन जोन द्वारा मैग्मा के बड़े पिंडों के उत्पादन और इसके निचले महाद्वीपीय क्रस्ट में बाथोलिथ के रूप में उनके घुसपैठ के परिणामस्वरूप हुई थी। एशिया और भारतीय प्लेटों की शुरुआती टक्कर के दौरान यह ग्रेनाइटिक बाथोलिथ लगभग 20 किलोमीटर 12 मील या उससे अधिक की गहराई तक दब गया था, अत्यधिक रूपांतरित, अत्यधिक विकृत और आंशिक रूप से इयोसीन काल के दौरान गनीस बनाने के लिए फिर से पिघल गया था। बाद में K2 नाइस को ल्यूकोग्रेनाइट डाइक द्वारा घुसपैठ किया गया और अंत में पोस्टमियोसीन समय के दौरान प्रमुख ब्रेक बैक थ्रस्ट दोषों के साथ खोदा गया और ऊपर उठाया गया। K2 नाइस तब उजागर हुआ जब पूरे K2 ब्रॉड पीक अक्षरब्रह्म रेंज ने तेजी से उत्थान का अनुभव किया, जिसके साथ कटाव दर गति बनाए रखने में असमर्थ रही है। चढ़ाई का इतिहास। शुरुआती प्रयास। पहाड़ का पहली बार सर्वेक्षण 1856 में एक ब्रिटिश टीम ने किया था। टीम के सदस्य थॉमस मोंटगोमेरी ने कराकोरम रेंज की दूसरी चोटी होने के कारण पहाड़ को K2 नाम दिया था। अन्य चोटियों को मूल रूप से K1, K3, K4 और K5 नाम दिया गया था, लेकिन अंततः उनका नाम बदलकर क्रमशः माशेरब्रह्म, गशेरब्रह्म 4, गशेरब्रह्म 2 और गशेरब्रह्म I कर दिया गया। 1892 में मार्टिन कॉनवे ने एक ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व किया जो बाल्टोरो ग्लेशियर पर कॉनकॉर्डिया तक पहुंचा। K2 पर चढ़ने का पहला गंभीर प्रयास 1902 में ऑस्कर एकेनस्टीन, एलेस्टर क्रॉली, जूल्स जैकोट गुइलार्मोड, हेनरिक पफनल, विक्टर वेस्ली और गाई नोल्स द्वारा नॉर्थ ईस्ट रिज के माध्यम से किया गया था। 1900 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में आधुनिक परिवहन मौजूद नहीं था। पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने में 14 दिन लग गए। 5 गंभीर और महंगे प्रयासों के बाद टीम 6525 मीटर 21407 फीट पर पहुंच गई। हालांकि चुनौती की कठिनाई और आधुनिक चढ़ाई उपकरण या मौसमरोधी कपड़ों की कमी को देखते हुए क्राउले का कथन कि न तो मनुष्य और न ही जानवर घायल हुए, चढ़ाई के सापेक्ष कौशल को उजागर करता है। असफलताओं को बीमारी, क्राउले मलेरिया के अवशिष्ट प्रभावों से पीड़ित थे। संदिग्ध शारीरिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व संघर्ष और खराब मौसम की स्थिति के संयोजन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। K2 पर बिताए गए 68 दिनों में से उस समय इतनी ऊंचाई पर बिताए गए सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड केवल 8 दिन ही साफ मौसम प्रदान करते थे। 1909 में प्रिंस लुइगी अमेडियो, ड्यूक ऑफ द अब्रूज़ी के नेतृत्व में K2 के लिए अगला अभियान दक्षिण पूर्व स्पर पर लगभग 6250 मीटर 20510 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, जिसे अब अब्रूज़ी स्पर या अब्रूज़ी रिज के रूप में जाना जाता है। यह अंततः मानक मार्ग का हिस्सा बन गया, लेकिन उस समय इसकी ढलान और कठिनाई के कारण इसे छोड़ दिया गया था। वेस्ट रिज या नॉर्थ ईस्ट रिज पर एक व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग खोजने की कोशिश करने और असफल होने के बाद ड्यूक ने घोषणा की कि K2 पर कभी चढ़ाई नहीं की जाएगी और टीम ने अपना ध्यान चोगोलिसा पर केंद्रित कर दिया,
जहां ड्यूक तूफान से पीछे हटने से पहले शिखर से 150 मीटर 490 फीट के भीतर आ गया था। K2 पर अगला प्रयास 1938 तक नहीं किया गया था, जब चार्ल्स ह्यूस्टन के नेतृत्व में पहले अमेरिकी काराकोरम अभियान ने पहाड़ की टोह ली थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब्रूज़ीज़ पर सबसे व्यावहारिक मार्ग था और आपूर्ति में कमी और खराब मौसम के खतरे के कारण वापस लौटने से पहले लगभग 8,000 मीटर 26,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। अगले वर्ष फ्रिट्ज वीसंड के नेतृत्व में 1939 का अमेरिकी अभियान शिखर से 200 मीटर 660 फीट के भीतर आ गया, लेकिन तब आपदा में समाप्त हो गया जब डडली वोल्फ, पासंग किकुली, पासंग किटर और पिंटसो पहाड़ पर गायब हो गए। चार्ल्स ह्यूस्टन 1953 के अमेरिकी अभियान का नेतृत्व करने के लिए K2 पर लौट आए। एक तूफान के बाद टीम को 7,800 मीटर 25,590 फीट की ऊंचाई पर 10 दिनों तक रोके रखने के बाद यह प्रयास विफल हो गया, जिस दौरान पर्वतारोही आर्ट गिल्की गंभीर रूप से बीमार हो गए। इसके बाद एक हताश वापसी हुई, जिसके दौरान पीट शोनिंग ने एक बड़े पैमाने पर गिरने, जिसे बस द बेले के रूप में जाना जाता है, के दौरान लगभग पूरी टीम को बचाया और गिल्की की मौत हो गई, या तो हिमस्खलन में या अपने साथियों पर बोझ डालने से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास में। वापसी और दुखद अंत के बावजूद अभियान को पर्वतारोहण के इतिहास में प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया है। गिल्की मेमोरियल को पहाड़ की तलहटी में उनकी याद में बनाया गया था। सफलता और पुनरावृत्तियां। 1954 का इतालवी अभियान अंततः 31 जुलाई 1954 को अब्रूज़ीज़ पर के माध्यम से K2 के शिखर पर चढ़ने में सफल रहा। अभियान का नेतृत्व अर्दितो डेसियो ने किया था और शिखर पर पहुंचने वाले दो पर्वतारोही लिनो लेसेडेली और अकिल कॉम्पैग्नोनी थे। टीम में एक पाकिस्तानी सदस्य कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह भी शामिल थे, जो 1953 के अमेरिकी अभियान का हिस्सा थे। अभियान में वाल्टर बोनाटी और पाकिस्तानी हुंजा पोर्टर अमीर मेहदी भी थे, जो अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि उन्होंने लेसेडेली और कॉम्पैग्नोनी के लिए 8,100 मीटर 26,600 फीट तक ऑक्सीजन टैंक पहुंचाए। चढ़ाई विवादास्पद है, क्योंकि लेसेडेली और कॉम्पैग्नोनी ने अपना शिविर मेहदी और बोनाटी के साथ मूल रूप से सहमत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया था। चढ़ाई या उतरना बहुत कठिन होने के कारण मेहदी और बोनाटी को 8,000 मीटर 26,000 फीट से ऊपर बिना किसी आश्रय के रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा और उतरते समय अनुरोध किए गए ऑक्सीजन टैंक को पीछे छोड़ दिया। बोनाटी और मेहदी बच गए, लेकिन मेहदी को महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और शीतदंश के कारण उनके पैर की उंगलियां काटनी पड़ी। 1950 के दशक में इतालवी राष्ट्रीय नायकों के रूप में लेसेडेली और कॉम्पैग्नोनी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इन तथ्यों को दबाने के प्रयासों को बाद में प्रकाश में लाया गया। यह भी पता चला कि शिविर को जानबूझकर स्थानांतरित किया गया था, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि कॉम्पैग्नोनी को युवा बोनाटी से पीछे रहने का डर था। मेहदी के अस्पताल में भर्ती होने का दोष बोनाटी को दिया गया। 9 अगस्त 1977 को इतालवी अभियान के 23 साल बाद इचिरो योशिजावा ने दूसरी सफल चढ़ाई का नेतृत्व किया, जिसमें अशरफ अमन पहले मूल पाकिस्तानी पर्वतारोही थे। जापानी अभियान ने अब्रूज़ीज़ पर कब्जा किया और 1,500 से ज्यादा कुलियों का इस्तेमाल किया। K2 की तीसरी चढ़ाई 1978 में एक नए मार्ग, लंबे और कंगनी वाले नॉर्थ ईस्ट रिज के जरिए हुई थी। मार्ग का शीर्ष एक ऊर्ध्वाधर हेडवॉल से बचने के लिए ईस्ट फेस के पार बाईं ओर चला गया और अब्रूज़ी मार्ग के सबसे ऊपरी हिस्से से जुड़ गया। यह चढ़ाई जेम्स व्हिटेकर के नेतृत्व में एक अमेरिकी टीम द्वारा की गई थी। शिखर दल में लुइस रिचर्ड, जिम विक्वायर, जॉन रोस्केली और रिक रिजवे शामिल थे। विक्वायर ने शिखर से लगभग 150 मीटर 490 फीट नीचे एक रात का शिविर लगाया, जो इतिहास में सबसे ऊंचे शिविरों में से एक था। यह चढ़ाई अमेरिकी टीम के लिए भावनात्मक थी,
क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसे कार्य को पूरा करने के रूप में देखा जो 1938 की टीम ने 40 साल पहले शुरू किया था। एक और उल्लेखनीय जापानी चढ़ाई 1982 में चोटी के चीनी हिस्से पर कठिन उत्तरी रिज की थी। जापान पर्वतारोहण संघ (जा) की एक टीम ने ईसाओ शिंकाई और मासात्सुगो कोनिशी (जा) के नेतृत्व में 3 सदस्यों नाओ साकाशिता, हिरोशी योशिनो और युकिहिरो यानागिसावा को 14 अगस्त को शिखर पर पहुंचाया। हालांकि यानागिसावा उतरते समय गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। टीम के 4 अन्य सदस्यों ने अगले दिन शिखर हासिल किया। K2 के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही चेक पर्वतारोही जोसेफ राकोंकाज थे। राकोंकाज फ्रांसिस्को सैंटन के नेतृत्व में 1983 के इतालवी अभियान के सदस्य थे, जिसने उत्तरी रिज 31 जुलाई 1983 की दूसरी सफल चढ़ाई की। 3 साल बाद 5 जुलाई 1986 को वह एगोस्टिनो दा पोलेंजा के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के सदस्य के रूप में अब्रूजीज पर ब्रॉड पीक वेस्ट फेस सोलो के साथ डबल के माध्यम से शिखर पर पहुंचे। K2 पर चढ़ने वाली पहली महिला पोलिश पर्वतारोही वांडा रुटकीविच थी, जिन्होंने 23 जून 1986 को चढ़ाई की थी। लिलियन और मॉरिस बेरार्ड, जो उस दिन बाद में शिखर पर पहुंचे थे, उतरते समय गिर गए। लिलियन बेरार्ड का शव 19 जुलाई 1986 को दक्षिणी मुख के तल पर पाया गया। 28 जुलाई 2024 को जापानी पर्वतारोही नाओको वतनबे K2 पर 3 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी। 1986 में 2 पोलिश अभियान 2 नए मार्गों, मैजिक लाइन और पोलिश लाइन, जेर्जी कुकुचका और तादेउज पियोत्रोवस्की के माध्यम से शिखर पर पहुंचे। पियोत्रोवस्की की मौत तब हुई जब वे दोनों नीचे उतर रहे थे। 1986 के K2 आपदा में कई अभियानों के 13 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। 1995 के K2 आपदा में अन्य 6 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई, जबकि 2008 के K2 आपदा में 11 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। हाल के रिकॉर्ड, प्रयास और उल्लेखनीय घटनाएं। यह भी देखें 8000 लोगों की मृत्यु की सूची K2। 2004 में स्पेनिश पर्वतारोही कार्लोस सोरिया फोंटान 65 वर्ष की आयु में K2 शिखर पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। 2008 1 अगस्त 2008 को हिमस्खलन के दौरान बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिरने के बाद पर्वतारोहियों का एक समूह लापता हो गया, जिससे मार्ग के एक हिस्से पर लगी रस्सियां टूट गईं। 4 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के मेहरबान करीम और शिखर पर पहुंचने वाले पहले आयरिश व्यक्ति गेर मैकडोनेल सहित 11 की मौत की पुष्टि हुई। 2009 कई प्रयासों के बावजूद कोई भी शिखर तक नहीं पहुंचा। उद्धरण आवश्यक। 2010 6 अगस्त 2010 को फ्रेडरिक एरिक्सन, जो शिखर से स्की करने का इरादा रखते थे, K2 के शिखर के रास्ते में गेरलिंडे कल्टेनब्रनर में शामिल हो गए। एरिक्सन 1000 मीटर 3300 फीट नीचे गिर गए और मारे गए। कल्टेनब्रनर ने अपने शिखर प्रयास को रद्द कर दिया। कई प्रयासों के बावजूद कोई भी शिखर तक नहीं पहुंचा। उद्धरण आवश्यक। 2011 23 अगस्त 2011 को 4 पर्वतारोहियों की एक टीम K2 के शिखर पर उत्तरी दिशा से चढ़ाई की। गेरलिंडे कल्टेनब्रनर बिना पूरक ऑक्सीजन के सभी 14,8000 मीटर की चढ़ाई पूरी करने वाली पहली महिला बनी। कजाक मैक्सुत जुमाएव और वासिली पिवत्सोव ने अपनी 8000 मीटर की खोज पूरी की। टीम के चौथे सदस्य पोलैंड के डेरियस जालुस्की थे। 2012 वर्ष की शुरुआत एक रूसी टीम के साथ हुई, जिसका लक्ष्य पहली बार शीतकालीन चढ़ाई करना था। यह अभियान विटाली गोरेलिक की शीतदंश और निमोनिया के कारण मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। रूसी टीम ने चढ़ाई रद्द कर दी। गर्मियों के मौसम में K2 के शिखर पर रिकॉर्ड भीड़ देखी गई। एक ही दिन में 28 पर्वतारोही, जिससे इस साल कुल 30 पर्वतारोही चढ़े। 2014
26 जुलाई 2014 को बीबीसी के अनुसार इस अभियान में 6 पाकिस्तानी और 3 इतालवी पर्वतारोही शामिल थे, जिसे के 260 ईयर्स लेटर कहा गया। इससे पहले के 2 को केवल अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत पाकिस्तानियों द्वारा ही फतह किया गया था। एक अन्य टीम, जिसमें पासंग लहामू शेरपा अकिता, माया शेरपा और दावा यांगजुम शेरपा शामिल थे, के 2 पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला बनी। 27 जुलाई 2014 को गैरेट मैडिसन ने 3 अमेरिकी पर्वतारोहियों और 6 शेरपाओं की एक टीम का नेतृत्व करते हुए के 2 को शिखर पर पहुंचाया। इस दिन एलन अर्नेट 58 वर्ष की आयु में पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने। 31 जुलाई 2014 को बोयन पेट्रोव ने ब्रॉड पीक पर चढ़ने के सिर्फ 8 दिन बाद पहली बल्गेरियाई चढ़ाई पूरी की। 2017 28 जुलाई 2017 को वेनेसा ओब्रायन ने ड्रीमर्स डेस्टिनेशन के मिंगमा ग्याल्जे शेरपा के साथ 12 लोगों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करते हुए के 2 के शिखर पर चढ़ाई की और के 2 पर चढ़ने वाली पहली ब्रिटिश और अमेरिकी महिला बनी और 52 साल की उम्र में के 2 पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी। उन्होंने जूली टुलिस और एलिसन हरग्रेव्स को श्रद्धांजलि दी, 2 ब्रिटिश महिलाएं जिन्होंने क्रमशः 1986 और 1995 में के 2 पर चढ़ाई की थी, लेकिन उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्य उल्लेखनीय शिखरों में जॉन स्नोरी सिगुरजोन्सन और दावा ग्याल्जे शेरपा शामिल थे, जो अपनी बहन दावा यांगजुम शेरपा के साथ शामिल हुए और के 2 पर चढ़ने वाले भाई बहनों का दूसरा सेट बन गए। मिंगमा ग्याल्जे शेरपा और फजल अली दोनों ने अपना दूसरा के 2 शिखर दर्ज किया। उद्धरण वांछित 2018 एक सीजन में सबसे अधिक 62 शिखरों का रिकॉर्ड वर्ष बन गया। 22 जुलाई 2018 को गैरेट मैडिसन एक से अधिक बार के 2 के शिखर पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी पर्वतारोही बन गए, जब उन्होंने 8 पर्वतारोहियों, 9 नेपाली शेरपाओं, 4 पाकिस्तानी उच्च ऊंचाई वाले पोर्टरों और 2 अन्य मैडिसन पर्वतारोहण गाइडों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया। 22 जुलाई 2018 को पोलिश पर्वतारोही और पर्वत धावक आंद्रेज बारगील शिखर से बेस कैंप तक स्की करने वाले पहले व्यक्ति बने। 2019 25 जुलाई 2019 को अंजा ब्लाचा के 2 शिखर पर पहुंचने वाली पहली जर्मन महिला बनी। उन्होंने पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना चढ़ाई की। 22 जुलाई 2022 को के 2 पर एक ही दिन में 145 शिखर दर्ज किए गए, जिससे यह के 2 पर एक ही दिन में सबसे अधिक शिखरों का रिकॉर्ड बन गया। 2022 के सीजन में एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 शिखर भी देखे गए, जिसने 2018 में 62 शिखरों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 28 जुलाई 2022 को एड्रियाना ब्राउनली 21 साल की उम्र में शिखर पर पहुंचने पर के 2 पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गईं। 2023 भी 2022 की तरह ही एक व्यस्त सीजन था, जिसमें 27 जुलाई की एकमात्र व्यवहार्य मौसम खिड़की पर अनुमानित 112 शिखर थे। नॉर्वेजियन पर्वतारोही क्रिस्टिन हरिला और उनके गाइड नेपाली पर्वतारोही तेंजेन शेरपा ने एक ही दिन के 2 के अपने शिखर को सफलतापूर्वक पूरा किया और 92 दिनों में सभी 14,000 लोगों की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। शीतकालीन अभियान 1987/1988 पाकिस्तानी पक्ष से आंद्रेज ज्वाडा के नेतृत्व में पोलिशक नाडाई ब्रिटिश अभियान, जिसमें 13 पोलिश, 7 कनाडाई और 4 ब्रिटिश शामिल थे। 2 मार्च क्रिचटॉफ वियलिकी और लेस्जेक सिची ने समुद्र से 7,300 मीटर 24,000 फीट ऊपर कैंप 3 की स्थापना की। इसके कुछ दिनों बाद रोजर मियर और जीन फ्रैंकोइस गगनॉन ने इसका अनुसरण किया। तूफानी हवाओं और शीत दंश ने टीम को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 2002/2003 नेटिया के 2 पोलिश शीतकालीन अभियान। 14 पर्वतारोहियों की टीम का नेतृत्व क्रिचटॉफ वियलिकी ने किया और इसमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया के 4 सदस्य शामिल थे।
उनका इरादा नॉर्थ रिज पर चढ़ने का था। मार्सिन काज़कान, प्योटर मोरावस्की और डेनिस उरुबको ने समुद्र तल से 7,650 मीटर 25,100 फीट ऊपर कैंप 4 स्थापित किया। काज़कान और उरुबको द्वारा शुरू की गई अंतिम चढ़ाई कैंप 4 में खराब मौसम के कारण तंबू के नष्ट हो जाने और काज़कान के मस्तिष्क क्षोभ के कारण विफल हो गई। 2011-2012 रूसी अभियान। 9 रूसी पर्वतारोहियों ने K2 के अब्रूज़ीस पर मार्ग का प्रयास किया। वे समुद्र तल से 7,200 मीटर 23,600 फीट ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे। विटाली गोरेलिक, वालेरी शामलो और निकोलस टोटमियानिन, लेकिन तूफानी हवाओं के साथ साथ गोरेलिक के दोनों हाथों में शीत दंश के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। घटना के बाद अभियान को बंद कर दिया गया। 2017-2018 क्रित्सटॉफ वियलिकी के नेतृत्व में पोलिश राष्ट्रीय शीतकालीन अभियान, जिसमें 13 पर्वतारोही शामिल थे, दिसंबर 2017 के अंत में शुरू हुआ। टीम ने शुरू में दक्षिण पूर्वी स्पर सेसेन मार्ग के माध्यम से शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया। पिछले मार्ग पर चोट लगने के बाद अब्रूज़ी स्पर पर स्विच किया। सेसन बास्क मार्ग के माध्यम से वे 6,300 मीटर 20,700 फीट तक पहुंच गए, जबकि अब्रूज़ी स्पर मार्ग पर वे 7,400 मीटर 24,300 फीट तक पहुंच गए। हालांकि डेनिस उरुबको ने बताया कि अपने एकल प्रयास के दौरान वह संभवतः 7,600 मीटर 24,900 फीट तक पहुंच गए। 16 जनवरी 2021 को 10 पर्वतारोहियों ने पहला शीतकालीन शिखर बनाया। समूह ने एक साथ शिखर पर चढ़ाई की और इसमें मिंगमा ग्याल्जे शेरपा, निर्मल पुरजा, गेलजे शेरपा, मिंगमा डेविड शेरपा, मिंगमा तेंजी शेरपा, दावा टेम्बा शेरपा, पेम छिरी शेरपा, किलू पेम्बा शेरपा, दावा तेंजिंग शेरपा और सोना शेरपा शामिल थे। शिखर समूह में पूरी तरह से नेपाल के स्वदेशी पर्वतारोही शामिल थे। निर्मल पुरजा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना शिखर पर पहुंचे। शिखर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उसी दिन स्पेनिश पर्वतारोही सर्जी मिंगोटे की कैंप 3 से उतरते समय मृत्यु हो गई। वह कैंप आई और एडवांस्ड बेस कैंप के बीच कहीं गिर गया। 2020 से 21 के सर्दियों के मौसम के दौरान 4 अन्य पर्वतारोही मर जाएंगे: अतानास स्काटोव, अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जुआन पाब्लो मोहर प्रीतो। चढ़ाई के मार्ग और कठिनाइयाँ। K2 में कई मार्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं, हालांकि वे सभी आम चुनौतियां साझा करते हैं। पहली चुनौती अत्यधिक ऊंचाई है, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध ऑक्सीजन में उल्लेखनीय कमी आती है। K2 के शिखर पर समुद्र तल पर मौजूद ऑक्सीजन का केवल 1/3 हिस्सा ही पर्वतारोहियों के लिए उपलब्ध है। दूसरी चुनौती पहाड़ की कई दिनों तक चलने वाले अत्यधिक तूफानों का अनुभव करने की प्रवृत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप शिखर पर कई मौतें हुई हैं। तीसरी चुनौती पहाड़ पर सभी मार्गों की खड़ी, खुली और चुनौतीपूर्ण प्रकृति है, जो विशेष रूप से तूफानों के दौरान पीछे हटना मुश्किल बना देती है। कई प्रयासों के बावजूद पहली सफल शीतकालीन चढ़ाई केवल 2021 में हुई। सभी प्रमुख चढ़ाई मार्ग पाकिस्तानी पक्ष में स्थित हैं। उद्धरण वांछित बेस कैंप भी पाकिस्तानी पक्ष में स्थित है। अब्रूज़ीस पर 75% पर्वतारोहियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चढ़ाई का मानक मार्ग अब्रूज़ीस पर है, जो पाकिस्तानी पक्ष में स्थित है, जिसे सबसे पहले 1909 में अब्रूज़ी के ड्यूक प्रिंस लुइगी एमेडियो ने आजमाया था। यह चोटी की दक्षिण पूर्वी रिज है, जो गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर से ऊपर उठती है। स्पर उचित रूप से 5,400 मीटर 17,700 फीट की ऊंचाई पर शुरू होता है, जहां आमतौर पर एडवांस्ड बेस कैंप लगाया जाता है। मार्ग रॉक रिब्स, बर्फ के मैदानों और 2 प्रसिद्ध विशेषताओं, हाउस की चिमनी और ब्लैक पिरामिड पर कुछ तकनीकी रॉक क्लाइंबिंग की एक वैकल्पिक श्रृंखला का अनुसरण करता है। ब्लैक पिरामिड के ऊपर
मार्ग खतरनाक रूप से उजागर और नेविगेट करने में कठिन ढलानों के साथ आगे बढ़ता है, जो आसानी से दिखाई देने वाले शोल्डर और फिर शिखर तक जाता है। आखिरी बड़ी बाधा एक संकरी ढलान है, जिसे बॉटलनेक के नाम से जाना जाता है, जो पर्वतारोहियों को शिखर के पूर्व में बर्फ की चट्टान बनाने वाली सैराक की दीवार के खतरनाक रूप से करीब ले जाती है। यह आंशिक रूप से 2001 के आसपास इनमें से एक सैराक के ढहने के कारण था कि 2002 और 2003 में कोई भी पर्वतारोही शिखर तक नहीं पहुंच पाया। 1 और 2 अगस्त 2008 के बीच कई अभियानों के 11 पर्वतारोही दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के दौरान मारे गए, जिसमें बॉटलनेक में कई हिमपात भी शामिल थे। उत्तरी रिज, नॉर्थ रिज, अब्रूज़ी स्पर के लगभग विपरीत उत्तरी रिज है, जो चोटी के चीनी हिस्से पर चढ़ता है। इस पर शायद ही कभी चढ़ाई की जाती है, आंशिक रूप से बहुत कठिन पहुंच के कारण, जिसमें शक्सगाम नदी को पार करना शामिल है, जो एक खतरनाक काम है। अब्रूज़ी बेस कैंप पर पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स की भीड़ के विपरीत आमतौर पर अधिकतम 2 टीमें उत्तरी रिज के नीचे डेरा डालती हैं। यह मार्ग अब्रूज़ी की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक कठिन है। उद्धरण वांछित पहाड़ पर एक लंबी, खड़ी, मुख्य रूप से चट्टानी रिज पर चढ़ता है। कैंप 4 7,900 मीटर 25,900 फीट पर ईगल्स नेस्ट और फिर एक खतरनाक रूप से फिसलन प्रवण लटकते ग्लेशियर को बाईं ओर चढ़ने वाले मार्ग से पार करता है, एक बर्फ के कोलोइर तक पहुंचने के लिए जो शिखर तक पहुंचता है। उद्धरण वांछित मूल जापानी चढ़ाई के अलावा उत्तरी रिज की एक उल्लेखनीय चढ़ाई 1990 में ग्रेग चाइल्ड, ग्रेग मोर्टिमर और स्टीव स्वेंसन द्वारा की गई थी, जो कि कैंप 2 के ऊपर अल्पाइन शैली में की गई थी, हालांकि एक जापानी टीम द्वारा पहले से ही लगाए गए कुछ निश्चित रस्सियों का उपयोग करके। अन्य मार्ग पहाड़ के उत्तर पश्चिम में चढ़ाई के मार्ग अ. वेस्ट रिज, बी. वेस्ट फेस, सी. नॉर्थ वेस्ट रिज, डी. नॉर्थ रिज, ई. नॉर्थ ईस्ट रिज। पहाड़ के दक्षिणी किनारे पर चढ़ाई के मार्ग अ. वेस्ट रिज, बी. वेस्ट फेस, पहाड़ के पीछे, सी. साउथ वेस्ट पिलर, मैजिक लाइन, डी. साउथ फेस, पोलिश लाइन, सेंट्रल रिब, ई. साउथ साउथ ईस्ट स्पर, सेसन रूट, बास्क रूट, एफ. अब्रूज़ी स्पर। क्योंकि K2 पर चढ़ने वाले 75% लोग अब्रूज़ी स्पर का उपयोग करते हैं, इसलिए इन सूचीबद्ध मार्गों पर शायद ही कभी चढ़ाई की जाती है। उस तरफ बर्फ और बर्फ के निर्माण की अस्थिरता के कारण कोई भी पहाड़ के पूर्वी चेहरे पर नहीं चढ़ पाया है। पूर्वी चेहरे के अलावा उत्तरी चेहरे पर भी अभी तक चढ़ाई नहीं की गई है। 2007 में डेनिस उरुप्को और सर्गुए समोइलोव ने K2 के उत्तरी भाग पर चढ़ने का इरादा किया था, लेकिन वे लगातार बिगड़ती परिस्थितियों के कारण रुक गए। अपने इच्छित मार्ग को बढ़ते हिमस्खलन के खतरे से खतरे में पाकर वे सामान्य उत्तरी रिज मार्ग पर चले गए और 2 अक्टूबर 2007 को शिखर पर पहुंचे, जो इतिहास में शिखर पर गर्मियों के मौसम में सबसे ताज़ा चढ़ाई थी। उत्तर पूर्वी रिज लंबा और कई बर्फ के कंगनी की उपस्थिति से चिह्नित, यह रिज अब्रूज़ी मार्ग के सबसे ऊपरी हिस्से पर समाप्त होता है। 1976 में जानुस कुर्ज़ाब के नेतृत्व में एक पोलिश अभियान द्वारा पहली बार पार किया गया। खराब मौसम के कारण टीम शिखर पर नहीं पहुंच पाई। 6 सितंबर 1978 को लुइस रिचर्ड और जेम्स विक्वायर द्वारा पहली बार चढ़ाई की गई। पश्चिमी रिज पहली बार 1981 में एक जापानी टीम द्वारा चढ़ाई की गई। यह मार्ग दूर के नेग्रोटो ग्लेशियर से शुरू होता है और चट्टानों और बर्फ के मैदानों की अप्रत्याशित पट्टियों से होकर गुजरता है। दक्षिण पश्चिम स्तंभ या जादुई रेखा बहुत ही तकनीकी और दूसरा सबसे कठिन। सबसे पहले 1986 में पोलिश स्लोवाक तिकड़ी पियासेकी व्रोज़बोजिक द्वारा चढ़ाई की गई थी। तब से स्पेन के जोडी कोरोमिनास इस मार्ग पर एकमात्र सफल पर्वतारोही रहे हैं। उन्होंने 2004 में शिखर पर चढ़ाई की, कई अन्य प्रयासों के बावजूद। दक्षिण चेहरा या पोलिश रेखा या केंद्रीय रिब बेहद खुला,
कठिन और खतरनाक। जुलाई 1986 में जेर्जी कुकुचका और तादेउस प्योत्रोवस्की ने इस मार्ग पर शिखर पर चढ़ाई की। प्योत्रोवस्की की मृत्यु अब्रूज़ी स्पर पर उतरते समय हुई थी। मार्ग दक्षिण पश्चिम स्तंभ के पहले भाग से शुरू होता है और फिर पूरी तरह से उजागर बर्फ से ढके चट्टान क्षेत्र में बदल जाता है, फिर हॉकी स्टिक के रूप में जानी जाने वाली एक खाई से होकर और फिर एक और उजागर चट्टान के चेहरे तक, एक और बेहद उजागर खंड से होते हुए उस बिंदु तक जाता है जहां मार्ग शिखर से लगभग 300 मीटर 1000 फीट पहले अब्रूज़ी स्पर से जुड़ता है। रेनहोल्ड मेस्नर ने इसे आत्मघाती मार्ग कहा और अब तक किसी ने भी कुकुचका और प्योत्रोवस्की की उपलब्धि को दोहराया नहीं है। मार्ग इतना हिमस्खलन प्रवण है कि किसी और ने कभी भी एक नया प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा। उत्तर पश्चिम चेहरा। इस मार्ग के माध्यम से पहली चढ़ाई 1990 में एक जापानी टीम द्वारा की गई थी। यह मार्ग पहाड़ के चीनी हिस्से में स्थित है। यह मार्ग शिखर तक अपनी अव्यवस्थित चट्टान और बर्फ के मैदानों के लिए जाना जाता है। नॉर्थवेस्ट रिज। पहली बार 1991 में एक फ्रांसीसी टीम द्वारा चढ़ाई की गई, पियरे बेगिन और क्रिस्टोफ प्रॉफिट। उत्तरी रिज पर समाप्त होता है। 1995 में एक अमेरिकी टीम द्वारा दूसरा प्रयास, वे 2 अगस्त को खराब मौसम में वापस लौटने से पहले 8100 मीटर तक पहुंच गए। दक्षिण दक्षिण पूर्व स्पर या सेसिन रूट या बास्क रूट। यह अब्रूज़ी स्पर और पोलिश रूट के बीच स्तंभ चलाता है। यह ब्लैक पिरामिड के ऊपर और बॉटलनेक के नीचे शोल्डर पर अब्रूज़ी स्पर से जुड़ता है। चूंकि यह ब्लैक पिरामिड से बचता है, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। 1986 में टोमो सेसन इस मार्ग से 8000 मीटर 26000 फीट की चढ़ाई की। इस मार्ग से पहला शिखर 1994 में एक बास्क टीम द्वारा चढ़ा था। पश्चिमी मुख। उच्च ऊंचाई पर तकनीकी कठिनाई। पहली बार 2007 में एक रूसी टीम द्वारा चढ़ाई गई। यह मार्ग लगभग पूरी तरह से चट्टानी दरारों और बर्फ से ढके हुए कोलोयर्स से बना है। 2024 में जापानी पर्वतारोही काजुया हिराइड और केनरो नाकाजिमा इस मार्ग पर एक नई लाइन बनाने के प्रयास में खो गए थे। पूरक ऑक्सीजन का उपयोग। अपने चढ़ाई के इतिहास के अधिकांश समय में K2 पर आमतौर पर पूरक ऑक्सीजन के साथ चढ़ाई नहीं की जाती थी। छोटी, हल्की टीमें आदर्श थीं। हालांकि 2004 के मौसम में ऑक्सीजन के उपयोग में काफी वृद्धि देखी गई। उस वर्ष 47 में से 28 शिखरों ने ऑक्सीजन का उपयोग किया। कुछ हद तक ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई करते समय अनुकूलन आवश्यक है। K2 का शिखर उस ऊंचाई से काफी ऊपर है जिस पर उच्च ऊंचाई वाले फुफ्फुसीय शोफ, हेप और उच्च ऊंचाई वाले मस्तिष्क शोफ, हेस हो सकते हैं। पर्वतारोहण में 8000 मीटर 26000 फीट की ऊंचाई से ऊपर चढ़ने पर पर्वतारोही मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करता है। फिल्में। K2 1991 पैट्रिक मेयर्स के मूल मंच नाटक का एक साहसिक ड्रामा फिल्म रूपांतरण, जिसे फ्रैंक रॉडम ने निर्देशित किया और यह K2 शिखर पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी जिम विक्वायर और लुइस रिचर्ड की कहानी पर आधारित है। वर्टिकल लिमिट 2000 मार्टिन कैंपबेल द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म। K2 सायरन ऑफ द हिमालयाज 2012 डेव ओल्सन द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो 1909 में ड्यूक ऑफ अब्रूज़ी के ऐतिहासिक K2 अभियान की 100वीं वर्षगांठ पर K2 शिखर पर पहुंचने के उनके 2009 के प्रयास के दौरान पर्वतारोहियों के एक समूह का अनुसरण करती है। द समिट 2012-2008 K2 आपदा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसे निक रयान ने निर्देशित किया। K2 द इम्पॉसिबल डिसेंट 2020 पोलिश स्की पर्वतारोही आंद्रेज बारगील की 2018 K2 चढ़ाई और स्की पर उतरने के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसे स्लावोमिर बतिरा और स्टीवन ने निर्देशित किया। रोबिलार्ड। आपदाएं।
1986 के 2 आपदा, 1995 के 2 आपदा, 2008 के 2 आपदा, 2021 के 2 आपदा। दर्रे, पासेस। विंडी गैप 6111 मीटर ऊंचा, 20,049 फीट, पर्वतीय दर्रा है जो 35.87318 N 76.57692 ई पर K2 के पूर्व, ब्रॉड पीक के उत्तर और स्काइंग कॉन्गरी के दक्षिण में स्थित है। संदर्भ आवश्यक।